हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। हमने फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी है। हमने तीनों प्रकार के पिगमेंट पढ़े हैं। क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ा, फाइकोबिलिन्स के बारे में हमने पढ़ा और कैरोटिनॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा। तीनों पिगमेंट हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वांटासोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटासोम बताने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसमें जो पुरानी रिएक्शन चलती थी वो इस प्रकार से चलती थी कि 6CO2 + 6H2O ये क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं, प्लस में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। यानी कि हमें टोटल ऑक्सीजन कितनी मिलती है? 12। ठीक है, 6O2 का मतलब कितना होता है कि 12 ऑक्सीजन हमें मिलते हैं। लेकिन जो पुरानी रिएक्शन है उसके अंदर बोला क्या गया था कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? जल के अणुओं से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? जल के अणुओं से प्राप्त होती है। लेकिन इस रिएक्शन में एक मिस्टेक ये हुई कि जल के जो अणु हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कितने प्राप्त होते हैं? 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये एक मिस्टेक थी इस रिएक्शन के अंदर और इस रिएक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में रूबन और कामन नाम के दो वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है ये ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से हमें प्राप्त होती है। तो ये जो ऑक्सीजन मिलती है ये ऑक्सीजन किससे बनती है? CO2 से बनती है। तो आज के टाइम में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी जाती है वो इस प्रकार से दी जाती है कि 6CO2 + 12H2O मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्लस में 6H2O प्लस में 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो 12 ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रहे हैं और CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 12 ही ऑक्सीजन है। तो ये जो रिएक्शन है वो एकदम बैलेंस है और आज के टाइम में इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, 6CO2 + 12H2O ये क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्लस में 6 जल के H2O या जल के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6O2 हमें प्राप्त होती है, 12 ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। तो आज के टाइम में हम इसी रिएक्शन को यूज करते हैं। अब जो प्लांट होते हैं वो प्लांट दो तरीके के प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट स्थलीय होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं जो कि स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय पादप होते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के जो प्लांट होते हैं, दोनों टाइप के जो प्लांट होते हैं वो CO2 का यूज करते हैं। फूड मटेरियल बनाने के लिए वो किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब जो स्थलीय पादप होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, उनको CO2 कहाँ से मिलती है? उनको CO2 एटमॉस्फेयर से मिलती है, वातावरण से मिलती है। जबकि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, जलीय पादप होते हैं, उनको CO2 कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है, जल से मिलती है। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर या जो वातावरण होता है उसके अंदर CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। जबकि जल के अंदर CO2 की मात्रा 0.3% होती है। ठीक है, जल के अंदर CO2 की मात्रा 0.3% होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, वो ज़्यादा फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है ना, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की तुलना में ज़्यादा फूड मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा CO2 इनको प्राप्त हो रही है, इनको ज़्यादा CO2 मिल रही है। और पौधे जो रहते हैं वो CO2 का यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, CO2 का यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं वो ज़्यादा फूड मटेरियल बनाएंगे, किसकी तुलना में? टेरेस्ट्रियल प्लांट की तुलना में, क्योंकि इनको ज़्यादा CO2 मिल रही है। अब हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं और एक को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल जाता है, लाइट रिएक्शन जो रहती है वो लाइट की उपस्थिति में होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो अंधेरे में होती है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो अंधेरे में भी हो सकती है और लाइट में भी हो सकती है। तो इसके ऊपर अंधेरे या लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लाइट रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर होती है।
लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन के अंदर होती है, स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। स्ट्रोमा जो होता है वो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब जो पहले हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, तो लाइट रिएक्शन के में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो लाइट रिएक्शन में हमें रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। रेड ड्रॉप और इमर्सन प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम टू पिगमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और एक पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पिगमेंट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमें लाइट रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ना है, तो हमें प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, जो एसिमिलेटरी पावर होती है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एसिमिलेटरी पावर क्या होती है? एसिमिलेटरी पावर क्या होती है? NADPH2 और ATP मिलकर क्या कहलाती है? एसिमिलेटरी पावर कहलाती है। ठीक है, NADPH2 प्लस में इसके साथ में क्या मिल जाती है? ATP। ठीक है, प्लस में ATP, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। अब एसिमिलेटरी पावर में हम किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं NADP का। ठीक है ना, एसिमिलेटरी पावर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें रिडक्शन ऑफ NADP पढ़ना है। NADP का अपचयन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो फोटो का मतलब यहाँ पे होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ATP का बनना। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना। तो लाइट की उपस्थिति में ATP का निर्माण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है उसमें दो प्रकार के साइकिल पाए जाते हैं। एक ये साइक्लिक प्रोसेस होती है और एक ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम इसके अंदर पाए जाते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिट के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है? तो फोटोसिंथेटिक यूनिट जो होती है वो होती है मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल हमने पढ़ा, कैरोटिनॉइड हमने पढ़ा, फाइकोबिलिन्स हमने पढ़े हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट की कम से कम संख्या जो कि एक बार के फोटोकेमिकल एक्ट को पूरा करते हैं। ठीक है, पिगमेंट के कम से कम संख्या जो कि एक बार के फोटोकेमिकल एक्ट को पूरा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट जो कि एक बार के फोटोकेमिकल एक्ट को पूरा करते हैं। फोटोकेमिकल एक्ट का मतलब होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो पिगमेंट की कम से कम संख्या जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, एक बार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। तो इसकी तीन डेफिनेशन हम दे सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट की हम तीन डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट, वर्णकों की कम से कम संख्या जो कि एक बार के फोटोकेमिकल एक्ट को पूरा करते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट की कम से कम संख्या जो कि रिडक्शन ऑफ 1 CO2। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 1 CO2, इसका मतलब क्या हो गया कि पिगमेंट की कम से कम संख्या जो कि एक CO2 का रिडक्शन करते हैं क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट जो कि एक CO2 का रिडक्शन करते हैं क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। थर्ड डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि एक क्वांटम लाइट, ठीक है ना, मिनिमम एक क्वांटम लाइट अवशोषित करते हैं। कौन अवशोषित करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट। ठीक है ना, पिगमेंट या वर्णकों की कम से कम संख्या जो कि एक क्वांटम लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं,
और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पिगमेंट हो गए, कम से कम संख्या ये पिगमेंट की होगी। जैसे मान लो ये एक पिगमेंट है और ये पिगमेंट एक क्वांटम लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, और अवशोषित करके ये क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक फोटोसिंथेटिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पिगमेंट्स की कम से कम संख्या जो कि एक क्वांटम लाइट को अवशोषित करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। ठीक है, पार्क और बेगिंस नाम के वैज्ञानिक थे 1964 के अंदर। पार्क और बेगिंस ने 1964 में फोटोसिंथेटिक यूनिट को क्या नाम दिया? क्वांटासोम्स नाम दिया। ठीक है, पार्क और बेगिंस ने 1964 में फोटोसिंथेटिक यूनिट को क्वांटासोम्स नाम दिया था। अब मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल क्या होते हैं? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल कितने होते हैं? 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये 230 में भी 160 क्लोरोफिल ए होते हैं और 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितने होते हैं? कम से कम संख्या होती है क्लोरोफिल की। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल कितने होते हैं? 230 होते हैं। 230 के अंदर भी 160 क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 जो होते हैं वो क्लोरोफिल बी होते हैं, प्लस इसके साथ में 48 कैरोटीनॉइड्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 230 तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्लस में 48 कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल भी हमने दो भागों में डिवाइड किए, 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी। तो 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्लस में 48 कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्वांटासोम बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्वांटासोम बनाते हैं। और ये जो क्वांटासोम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये थैलेकोइड के अंदर पाए जाते हैं। और थैलेकोइड कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड के अंदर। अगर हम थैलेकोइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह के थैलेकोइड दिखते हैं। अगर एक थैलेकोइड की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ये क्वांटासोम्स गोल गोल छोटी छोटी स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक अगर थैलेकोइड की आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इस तरह से दिखेगी। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। इन क्वांटासोम्स के अंदर क्लोरोफिल भी भरा हुआ रहता है और कैरोटीनॉइड्स भी भरे रहते हैं। तो 48 तो इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और 230 इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगर इसको बाहर निकालोगे तो इस तरह से दिखेगा ये। इसके अंदर क्या रहते हैं? 48 कैरोटीनॉइड्स और 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी 160 इसमें क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 इसके अंदर क्लोरोफिल बी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्वांटासोम बनाते हैं। अगर क्वांटासोम का मॉलिक्यूल वेट अगर आप देखोगे, अणुभार अगर इसका देखोगे तो 2 मिलियन होता है। ठीक है, और अगर इसका डायमीटर देखोगे तो ये 18 × 16 × 10 की 18 × 16 × 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 18 × 16 × 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो ये आपका क्वांटासोम्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।